नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच आप कैसे प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी आदि प्रारंभिक परीक्षा 2016 में सफलता के साथ आ सकते हैं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण सेल्फ टेस्ट सीरीज कार्यक्रम लेकर आई हूँ। और आज के इस सेल्फ टेस्ट सीरीज कार्यक्रम में मेरे द्वारा आप सभी को पर्यावरण से संबंधित वे तमाम प्रश्न पूछे जाने वाले हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस सेल्फ टेस्ट सीरीज कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने आप को स्वयं में जांचें कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है और तैयारी में वे कौन कौन सी कमियां हैं जिसे आपको दूर करना है। साथ ही साथियों, इस सेल्फ टेस्ट सीरीज कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताना है कि प्रश्न की प्रकृति किस प्रकार से पूछी जाने वाली है। अर्थात कुछ प्रश्न मेरे द्वारा आसान भी पूछे जाने हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो टफ भी पूछे जाने हैं। और परीक्षा के पैटर्न के अनुसार प्रश्न इस सेल्फ टेस्ट सीरीज कार्यक्रम में आप सभी के सामने लाया जा रहा है ताकि आप देख सकें कि आपकी तैयारी का स्तर कहाँ तक पहुँचा है। और चूँकि मेरे द्वारा आप सभी को यह बोला गया था कि आप सभी की सफलता के लिए मैं वे तमाम क्लास लाऊंगी जो कि आप सभी के भविष्य के लिए ज़रूरी है, परीक्षा में सफलता के लिए ज़रूरी है। तो साथियों, अवश्य ही इस सेल्फ टेस्ट सीरीज कार्यक्रम में आप प्रतिभाग करें और जो भी प्रश्न मेरे द्वारा इस सेल्फ टेस्ट सीरीज कार्यक्रम में पर्यावरण से संबंधित पूछा जा रहा है उसे ज़रूर आप हल करें। और इसके लिए सबसे बेहतर है कि आप एक प्लेन पेज ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। जैसे जैसे प्रश्न आपके सामने आएगा वैसे वैसे उत्तर आप अपने पेज में लिखते जाइए। फिर लास्ट में आप स्वयं जान जाएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और कितने प्रश्न गलत हुए। जो भी प्रश्न गलत हुए फिर उसका आप आकलन करें कि वो प्रश्न आपका क्यों गलत हुआ, क्या कमी रह गई थी कि आपका वो प्रश्न गलत हो गया। फिर उस पोर्शन पर आप ज़्यादा फोकस करें ताकि दोबारा उस पोर्शन से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो गलत ना होने पाए। और जो भी क्वेश्चन आपका सही हुआ है उसको भी लगातार आप अवश्य ही पढ़ते रहें। तो साथियों, अब आरंभ करते हैं सेल्फ टेस्ट सीरीज कार्यक्रम जो कि पर्यावरण से संबंधित है। पहला प्रश्न है, पर्यावरण से अभिप्राय है। जी हाँ साथियों, पहला प्रश्न है पर्यावरण से अभिप्राय है। इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। अब इन चारों विकल्पों को आप देखें और देखिए कि कौन सा विकल्प सही है। और इसके लिए आपको समय दिया जाता है 15 से 20 सेकेंड और आपका समय होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सही। जी हाँ साथियों, पर्यावरण से अभिप्राय है, इसका विकल्प होगा उपयुक्त सभी, यानी तीनों सही है। पर्यावरण में भूमि, जल, वायु, पौधे और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है ये भी आता है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है यह भी पर्यावरण में आता है। दूसरा, भौतिक, जैविकी और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होता है यह भी पर्यावरण में आता है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर और ये बहुत ही सरल प्रश्न है। आप सोचेंगे कि इतना सरल प्रश्न मैडम द्वारा पूछा जा रहा है, लेकिन साथियों प्रायः सरल प्रश्न का ही उत्तर हम गलत कर देते हैं। इसलिए आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि यह प्रायः परीक्षा में घुमा फिरा कर पूछता है। इस तथ्य को आप हमेशा के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में जरूर उतारेंगे। अब प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके लिए आपको समय दिया जाता है 10 मिनट। इसका उत्तर हुआ बी, अर्थात विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। जी हाँ साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी
शोध संस्थान अवस्थित है? 4 विकल्प दिए गए हैं, जो सही विकल्प है उसे आप अपने पेज पर टिक लगाइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। और पूरा उम्मीद है कि आप अवश्य ही नागपुर पर ही टिक लगाए होंगे। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। इन दोनों विकल्पों में क्या सही है, क्या गलत है, या दोनों सही या दोनों गलत है, इससे संबंधित आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प पर आप अपने पेज पर टिक लगाइए। इसका सही उत्तर है बी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर है बी। धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं, जबकि जो पहला विकल्प दिया है धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था, यह विकल्प गलत है। अर्थात विकल्प डी जो होगा 2, बस वो सही होगा। अब आते अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन से पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? वन नीति, पर्यावरण अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति। इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प पर आप अपने पेज पर टिक लगाइए। जी साथियों, आपका ये समय समाप्त हुआ। इसका सही विकल्प होगा, सही उत्तर होगा विकल्प डी, सभी चारों। जी हाँ साथियों, इसका उत्तर होगा सभी चारों। वन नीति में भी पर्यावरण संतुलन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। पर्यावरण अधिनियम 1986 में भी है, औद्योगिक नीति में भी है, तभी एनओसी हर उद्योग को दिया जाता है। शिक्षा नीति में भी पर्यावरण संरक्षण से संबंध में कई बातें जोड़े गए हैं। अर्थात चारों विकल्प आपके ये सही होंगे। 1, 2, 3, 4, अर्थात विकल्प जो है प्रश्नों में डी, सभी चारों, वो सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको सही विकल्प पर टिक लगाना है। और इसके लिए आपको 10 से 15 सेकंड दिया जाता है और आपका समय आरंभ होता है अब। इस प्रश्न का उत्तर है जीव और वातावरण। अर्थात पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किस पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का पर ये अध्ययन होगा। तो इसका उत्तर ये हुआ। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? जिसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प पर आप अपना टिक लगाइए और आपका समय आरंभ होता है अब। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है धान का
खेत, अर्थात सही उत्तर होगा ए, धान का खेत। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है साथियों, और आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः आप इसे कंठस्थ कर ले कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण धान का खेत है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है, इसके लिए 4 विकल्प है। सही विकल्प पर आप टिक लगाइए और आपको समय दिया जाता है 10 से 15 सेकेंड, और आपका समय आरंभ होता है अब। इसका सही उत्तर है ए। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर है ए। जैव विविधता को परिभाषित करता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसे आप प्रत्येक दशा में याद कर लेंगे। क्वेश्चन है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सही ऑप्शन पर टिक लगाइए। आपका समय आरंभ होता है अब। जी साथियों, इसका सही उत्तर होगा रेड डाटा बुक। इसका सही उत्तर होगा रेड डाटा बुक। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता इसी बुक में किया जाता है, और यह परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, और आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है। जी हाँ साथियों, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प पर आप टिक लगाइए, और आपका समय आरंभ होता है अब। इसका सही उत्तर होगा जीवमंडल निचय। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा जीवमंडल निचय। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जीवमंडल निचय रिजर्व। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। साथियों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अवश्य ही इसे आप अभी याद कर लें। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, और आपका समय होता है आरंभ होता है अब। अवश्य ही आप इस प्रश्न का सही उत्तर अपने आंसर पेज पर लगाएंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। जी हाँ साथियों, सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ही मिलता है, और ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अवश्य ही इस सेल्फ टेस्ट सीरीज कार्यक्रम में जिस प्रकार मेरे द्वारा मेथड बताया जा रहा है, उस तरह आप
अवश्य ही प्रयोग करें। अब अगला प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियाँ हैं? निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियाँ हैं? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है। आपका समय आरंभ होता है अब। इसका सही उत्तर होगा, जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, 1, 2, 3। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है और मन्नार की खाड़ी में, न कि सुंदर वन में। तो 1, 2, 3 विकल्प सही होगा, उसके लिए आपका यहाँ ऑप्शन दिया है ए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। भारत सरकार सीवक थोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है, इस पादप का क्या महत्व है? भारत सरकार सीवक थोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है, इस पादप का क्या महत्व है? और इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और इस विकल्प पर आप सही टिक लगाइए और आपको इसके लिए समय दिया जाता है 30 सेकंड। इसका सही उत्तर होगा सी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा सी। यानी भारत सरकार सीवक थोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है, इस पादप का महत्व है, यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थली को रोकता है। तीसरा हो जाएगा, इसमें पूंछड़ीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। जी हाँ साथियों, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फॉना फंड फ्लोरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं और सही ऑप्शन पर आप टिक लगाइए। इसके लिए आपको समय दिया जाता है 30 सेकंड।
जी साथियों, इसका सही उत्तर बी होगा। इसका सही उत्तर बी होगा, यानी केवल 2 और 3। IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजना चलाता है और तीसरा सही होगा। इसी के साथ मैं अगले प्रश्न पे आती हूँ। भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप क्या परिघटना होता है? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं और आप सही ऑप्शन पर सही टिक लगाएंगे और आपका समय आरंभ होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन आपका बी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जिसमें आपको भूमंडलीय उष्णता जब होता है तो क्या होता है? संपर्क बेहतर हो जाएगा, ये नहीं है, अर्थात ये गलत होगा आपका। और बाकी जो तीनों हैं वो सही होंगे। हिमनदी द्रवित होने लगेगा, समय से पूर्व आम के बोरे आने लगेगा, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ेगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा? यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा? इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प पर आप अपने पेज में उसे उत्तर लिखें और आपका समय आरंभ होता है अब। साथियों, इसका सही उत्तर होगा ए। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा ए। केवल 1 और 2 कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, न कि महासागर के जल घनत्व में प्रबल रूप से घट जाएगा। इससे संबंधित कोई तथ्य सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? भारत के किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन, पर्णपाती वनों का संयोजन है? इन चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है उस पर आप टिक लगाइए। आपका समय आरंभ होता है अब। इसका सही उत्तर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन का अद्भुत दृश्य है। तो साथियों, इसका उत्तर डी होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब आते हैं अगले प्रश्न पर और ये कथन कारण से संबंधित है। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कथन है, कारण है। कथन है, उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। कारण आर में है, महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। अब आपके इसके लिए 4 विकल्प दिए गए। सही विकल्प पर आप टिक लगाएं और आपका समय आरंभ होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ए। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा ए।
ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि देखिए उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है, क्योंकि महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं? जी हाँ साथियों, अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप देखिए कि कौन कौन से गैस अम्ल वर्षा में योगदान देते हैं। इसका सही उत्तर होगा बी। इसका सही उत्तर होगा बी, अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड का योगदान है अम्ल वर्षा में और नाइट्रोजन ऑक्साइड का। ये दोनों गैस आप याद कर लें, क्योंकि ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। संभव है कि ऑप्शन में नाइट्रोजन ऑक्साइड ना हो, फिर आप देखेंगे कि कौन सा योगदान करता है कौन सा नहीं करता है। संभव है कि सल्फर डाइऑक्साइड ना हो, तो आप इन दोनों गैस को एकदम कंठस्थ कर ले कि अम्ल वर्षा में कौन कौन से प्रदूषक गैस का योगदान है। अब हम आते हैं अगले और अंतिम क्वेश्चन पर। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जी हाँ साथियों, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही विकल्प पर आप सही टिक लगाइए। इसका सही उत्तर होगा पर्यावरण सुरक्षा। इसका सही उत्तर होगा पर्यावरण सुरक्षा। साथियों, जब भी आप प्रारंभिक परीक्षा दे रहे होंगे सामान्य अध्ययन से संबंधित हर प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आप पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं तो पर्यावरण के प्रत्येक क्षेत्र का आप अध्ययन करेंगे। कौन सा पुरस्कार उससे संबंधित है, कौन सा सम्मेलन संबंधित है, पर्यावरण को प्रदूषित करने में कौन से गैस का सर्वाधिक योगदान है, किसका कम योगदान है, पर्यावरण जो लगातार प्रदूषित हो रहा है उसके क्या क्या कारण हैं, किस क्षेत्र को पर्यावरण का सबसे समृद्ध स्थल कहा गया है, कौन सा स्थल संकटग्रस्त है, कौन से संगठन पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, आदि तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी तैयारी को निखार कर दीजिए। जब तक आप अपनी तैयारी को संपूर्ण आयाम नहीं देंगे तब तक कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कुछ कमी रहेगी। और इस सेल्फ टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप सभी को यह बताए जाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपकी तैयारी का क्या स्तर है, क्योंकि ये आप स्वयं ही जांचेंगे कि आपकी तैयारी का क्या स्तर है, क्योंकि परीक्षा हॉल में परीक्षा आपको देना है। इसलिए सबसे पहले आपको स्वयं से सेटिस्फेक्शन होना होगा कि आपकी तैयारी का क्या स्तर है। और यदि आप सेल्फ टेस्ट सीरीज़ में भाग लेते हैं तो इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कहा जाता है जो व्यक्ति सफल होना चाहता है, जो व्यक्ति पास होना चाहता है, वह परिश्रम उसे स्वयं ही करना होता है, न कि दूसरे व्यक्ति को करना होता है। कोचिंग आदि आपको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, लेकिन मेहनत आपको स्वयं करना होगा। और साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप में वो सभी क्षमता विद्यमान है कि आप अवश्य ही सभी प्रश्नों का सही उत्तर देंगे। तो साथियों, इसी महत्वपूर्ण सेल्फ टेस्ट क्लास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही इस टेस्ट सीरीज़ कार्यक्रम में प्रतिभाग किए होंगे और इसका उत्तर अवश्य ही अपने पेज में दिए होंगे, क्योंकि तभी लाभ होगा जब तक आप इस टेस्ट सीरीज कार्यक्रम में स्वयं प्रतिभाग ना करें। और बिल्कुल भी अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है यदि आपका प्रश्न लगातार गलत हो रहा है तो, क्योंकि कहा जाता है करत करत अभ्यास जड़मत होते सुजान। जी हाँ साथियों, करत करत अभ्यास जड़मत होते सुजान। आप बस अभ्यास करें, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आप सभी प्रश्न सही करेंगे और आप में वो सभी क्षमता विद्यमान है
कि आप अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आप निराश न होइएगा यदि आपका प्रश्न का उत्तर गलत हो रहा है। आप बस उस चीज़ को देखिए कहाँ कहाँ आपके पोर्शन गलत हो रहे हैं, उस चीज़ को और फोकस करिए और पढ़ाई करिए। निश्चित रूप से आप उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। तो साथियों, इसी संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।